So hello, my name is Shruti Ola and I have secured All India rank 3 to 9 in UPSC CSC 2025. मैं UPSC टाइम्स के थ्रू आपसे कनेक्ट हो रही हूँ और यहाँ पे हम ऐसा रखेंगे कि ये आप सबके लिए भी बेनिफिशियल रहे और मेरे लिए भी। तो हम पहले अपनी स्ट्रैटेजी और आपका क्वेश्चंस लेने की कोशिश करेंगे एट द एंड। सो विल स्टार्ट इन अ बाईलैंग्वेज लैंग्वेज ताकि इंग्लिश और हिंदी दोनों रहे तो आपके लिए भी बेहतर रहे ये चीज़। सो फॉर स्टार्टिंग आई वुड फर्स्ट से कि थैंक यू फॉर ऑल योर विशेस, आप लोगों ने जो कंग्रेचुलेशन भेजे हैं। तो यूपीएससी जर्नी मैं बहुत नहीं बताऊंगी, जस्ट फॉर द रीज़न वाई इज़ कि एवरीबडी हैज़ द डिफरेंट यूपीएससी जर्नीज़। सबकी यूपीएससी जर्नी अलग अलग होती है। हाँ, कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है स्मार्ट वर्क। आप हार्ड वर्क करते हैं, इट इज़ वेरी गुड, लेकिन जब वो हार्ड वर्क स्मार्टली किया जाए तो इट इज़ बेटर और वो फिर आपको प्रॉपरली सक्सेस दिलाता है। सो राइट नाउ क्योंकि प्रीलिम्स की बातें हो रही हैं, बिकॉज प्रीलिम्स आने वाला है 24 मई 2026 इज़ द प्रीलिम्स फॉर एवरीबडी। सो फर्स्ट आई विल स्टार्ट विथ प्रीलिम्स। हियर आर सम सेट ऑफ क्वेश्चंस जो मुझे मिले हैं, तो पहले मैं इन सेट ऑफ क्वेश्चन से डील करूँगी और फिर एट द एंड मैं आपके भी कॉमेंट्स लूँगी। सो प्रीलिम्स की हम बात करें तो प्रीलिम्स में मैं ये बताना चाहूँगी कि 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लाइक दीज आर द मास्टर कीज फॉर द प्रीलिम्स, दैट इज़ पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। बाकी चीज़ें जैसे साइंस टेक है, एनवायरनमेंट है, बच्चे उनके पीछे भागते हैं। तो आई वुड लाइक टू से कि करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, न्यूज़पेपर आप पढ़ते आ रहे हैं और आप करंट अफेयर मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, तो साइंस टेक एनवायरनमेंट की चीज़ें उससे हो जाएंगी। हिस्ट्री बहुत रोल प्ले नहीं करता है, तो बेसिक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपका है पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी। तो प्रीलिम्स के लिए आप ये 3 मास्टर कीज बना के रखें कि आपको एकदम थरो हो जाना है पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी के लिए, क्योंकि ये सबका सही है। अगर आप ये सही नहीं कर पाएंगे तो फिर आप कहीं ना कहीं लैग कर जाएंगे। तो आप रिवाइज कीजिए, मल्टीपल रिवाइज कीजिए और पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी पे प्रॉपर फोकस कीजिए। दिस वुड बी फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आई एम वेरी सॉरी, ओके। सो रिविज़न की बात जहाँ आती है तो पीपल बहुत परेशान हो जाते हैं कि कैसे रिवाइज़ करें। रिविज़न ही चीज़ है जो बार बार नहीं हो पाती है, तो आई वुड से कि मल्टीपल रिविजन्स बहुत ज़रूरी है एंड मिनिमम सोर्स एंड मल्टीपल रिविजन, प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। आपके सोर्सेज जितने मिनिमम रहेंगे, आप बेसिक्स एनसीईआरटी से शुरू कीजिए। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं हिस्ट्री के लिए, लेकिन एनसीईआरटी क्लास 9 to 12 एनसीईआरटी आप ज्योग्राफी के लिए पढ़ रहे हैं। साइंस टेक के लिए भी आपको 9th and 10th की ही एनसीईआरटीज पढ़नी है। और फिर अगर एनवायरनमेंट की बात करें तो पीएमएफ आईएएस का एनवायरनमेंट का मॉड्यूल है, मैंने उससे ही पढ़ा था, तो आप उसको भी एज ए सोर्स ले सकते हैं। तो आप मिनिमम सोर्स रखिए, मल्टीपल टाइम रिविजन कीजिए, जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हैं चीज़ों को उतनी बार कीजिए। अगर मैं बताऊं कि मैंने कितनी बार रिवाइज किया था, तो मैंने 5 से 6 बार रिवाइज किए हैं अपने सारे बेसिक नोट्स, तो आप वैसे रिवाइज करें। सो प्रीलिम्स इज पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी एंड देन मल्टीपल रिविजन्स, जितना आप मैक्सिमम रिवाइज कर सकें उतना इंपॉर्टेंट है। देन आई वुड से कि लास्ट 1 मंथ में प्रीलिम्स के लिए क्या करना है, तो लास्ट 1 मंथ में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप एक्स्ट्रा मत पढ़िए। जो आपने अपने बेसिक्स पढ़े हैं, जो आपका बेसिक नॉलेज पे आप रिलाई कर रहे हैं, आप प्लीज़ वो बेसिक नॉलेज ही पढ़िए। कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की कुछ खास ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर्स जो है वो आप वैल्यू ऐड करते जाइए लास्ट 1 मंथ में। जो बेसिक चीज़ लास्ट 1 मंथ में करना बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पी वाई क्यूज़ अगर आप मिस कर जाओगे तो आई वुड से पी वाई क्यूज़ आर द ओनली सिलेबस फॉर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के लिए कोई सिलेबस नहीं है, इट इज़ सिंपली मेंशन की ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। सो कोई स्पेसिफिक सिलेबस ना होने से जो हमारा पी वाई क्यूज़ है वही हमारा सिलेबस है प्रीलिम्स के लिए। तो आप पी वाई क्यूज़ को एकदम थरो होना है। आप एनालिसिस पी वाई क्यूज़ का पहले से करते आ रहे हैं, करना है आपको प्रीलिम्स के लिए, और 1 मंथ पहले आप पी वाई क्यू सॉल्व कीजिए। 2014 से शुरू कीजिए, 2025 तक सारे पी वाई क्यू सॉल्व कीजिए। आप उसमें एक पैटर्न एनालाइज करेंगे और जब आप सॉल्व करेंगे कंटिन्यूसली तो यू विल रियलाइज कि देयर इज सम काइंड ऑफ पैटर्न इन द पी वाई क्यूज़ and these pattern keeps on repeating. There are some themes in the PYQs that becomes important. Like for example, जब हम पॉलिटी की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, यूनियन गवर्नमेंट, ये इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जो आपको थरो होना है। तो दिस इज फॉर प्रीलिम्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने मेंस की तैयारी कैसे की। तो जैसे मैंने बताया कि प्रीलिम्स के 3 मास्टर कीज़ हैं, सिमिलरली आई वुड से कि 3 मास्टर कीज़ मेंस के हैं, जो कि है ऐसे, एथिक्स एंड ऑप्शनल। तो जीएस इज एवरीबडी इज डूइंग जीएस, कहीं ना कहीं सबका जीएस हो रहा है। जीएस के आंसर्स जो है वो बहुत, आप यूनिकनेस नहीं क्रिएट कर सकते जीएस के आंसर्स में। लेकिन जब बात आती है ऐसे एथिक्स की और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपका है, तो वहाँ आप यूनिकनेस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ है समय और जगह जहाँ आप मार्जिन ले सकते हैं। सो ऐसे, एथिक्स एंड ऑप्शनल आर 3 थिंग्स। एवरीबडी इज रनिंग बिहाइंड जीएस बिकॉज लगता है कि जीएस बहुत ज़्यादा है, बट प्लीज़ आप फोकस करें कि आपका ऑप्शनल इज एज इम्पॉर्टेंट एज जीएस, और एसे एंड एथिक्स इज ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट एज जीएस। सो एसे, एथिक्स एंड ऑप्शनल का आपको प्रिपरेशन करना है। सो फर्स्ट आई स्टार्ट विद एसे। तो टॉकिंग अबाउट ऐसे कि आपके पास पी वाई क्यूज़ है एसेस के, आप उठा लें। यू विल फाइंड कि कुछ थीम एजुकेशन से है, कुछ थीम आपका हैप्पीनेस जॉय से है, तो वो पी वाई क्यूज़ उठाइए, ऐसे लिखिए। द मेजर चंक ऑफ पीपल आई कम अराउंड क्यों ऐसे लिखते नहीं हैं और परेशान होते हैं कि ऐसे लिखना कैसे है, ऐसे में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। आप जब तक लिखेंगे नहीं ना, यू वोंट रियलाइज कि व्हाट आर सॉर्ट ऑफ मिस्टेक्स यू आर डूइंग, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। तो आप पहले ऐसे को लिखना शुरू कीजिए, और ऐसे आपको पी वाई क्यूज पे ही लिखने हैं। जब आप लिखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ, आप उसमें क्या और कर सकते हैं, कैसे ब्रेन स्टॉर्म करना है। लाइक 1.5 आवर में आपको एक ऐसे लिखना है, तो फॉर हाफ एन आवर 25-20 मिनट्स आपने ब्रेन स्टॉर्म करना है, रेस्ट 1 आवर आपने लिखना है। हाउ टू ब्रिंग यूनिकनेस इन योर एसेज इज एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स, एनेक्डोट्स, आप कुछ यूनिक क्रिएट कीजिए, यूनिक इकट्ठे कीजिए। लाइक देर आर मेनी एग्जाम्पल्स, बहुत जगह मिल जाता है पीडीएफ एग्जाम्पल का, बट एवरीबडी इज फॉलोइंग दैट। I have secured 125 marks in essay. It's a very good marks, and I think it has been done because कि मैंने एग्जाम्पल्स बहुत यूनिक खुद के कलेक्ट किए थे। तो यूनिक एग्जाम्पल कलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम्पल्स आप करंट एग्जाम्पल रखिए, बिकॉज हिस्टोरिकल एग्जाम्पल एवरीबडी इज यूजिंग। आप कुछ करंट का, फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगी कि व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माई मेंस, दैट टाइम आई केम अक्रॉस अ न्यूज़ इन द न्यूज़पेपर कि देयर इज़ अ पब्लिक सर्वेंट, शी इज़ अ लेडी ऑफिसर, और उन्होंने अपने साइनस का ऑपरेशन एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराया है। तो दिस इज अ वेरी काइंड ऑफ थिंग कि जो मोटिवेट करेगा पीपल को कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जाएं। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स लोग नहीं जाना चाहते हैं, वो एक मोटिवेशन पार्ट आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल हो गया जो आप वेरियस जगह पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कुछ गुड एग्जाम्पल्स कलेक्ट कर लेते हैं ना, तो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू कि आप उसको जगह जगह यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल है वो आप मे बी इंटेग्रिटी में यूज़ कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, रतन टाटा ने एक बार कहा था कि यू वॉक अवे फ्रॉम इंटेग्रिटी वंस, यू कैन नेवर वॉक बैक। नाउ दिस एग्जाम्पल आप इसको इंटेग्रिटी में यूज़ कर सकते हैं। द सेम एग्जाम्पल आप मॉरल करेज में यूज़ कर सकते हैं, है ना। सो द वन एग्जाम्पल कैन बी यूज्ड एट मेनी टाइम्स। सो दोज यूनिक एग्जाम्पल एंड एनेक्डोट्स, आई थिंक दीज आर द थिंग्स दैट मेक चेंजेस इन एसेज, और आपका एसे जो है वो आप एज देते हैं आपको एसे में। नाउ एथिक्स। फॉर एथिक्स आपका जो सिलेबस है बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड है, बहुत कीवर्ड्स है उसमें। तो एक एक कीवर्ड्स उठा लीजिए। जैसे आपने इंटेग्रिटी उठा लिया फॉर एग्जांपल, और प्रॉबिटी उठा लिया फॉर एग्जांपल। सो फर्स्ट यू हैव टू राइट कि व्हाट डज दैट इंटेग्रिटी और प्रॉबिटी मीन्स। तो आपने पहले वो लिख लिया कि उसका मतलब क्या है। एक कोट लिख लिया कि इंटेग्रिटी या प्रॉबिटी से कोई भी एक कोट लिख लिया उठा के, कुछ यूनिक कोट्स लिख लिया आपने, और एक एग्जाम्पल लिख लिया। सो आपको ऐसे एथिक्स के नोट्स बनाने हैं। कीवर्ड्स उठा लिया, कीवर्ड का मतलब लिख लिया, उसका एग्जाम्पल लिख लिया, और उसका एक कोट लिख लिया। तो वो जब भी कीवर्ड आपको आएगा, आपको कोई भी एथिक्स का क्वेश्चन आएगा, तो पहले आपको रिकॉग्नाइज करना है कि वो क्वेश्चन किस चीज़ के लिए है, क्या कीवर्ड है उस क्वेश्चन से जो रिलेट कर पा रहा है। और फिर अगर आपने फाउंड किया कि कोई क्वेश्चन है वो आपको पब्लिक सर्विस डिलीवरी के बारे में पूछ रहा है, आपने ऑलरेडी उसका मतलब लिखा है, उसके 1-2-3 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, तो इट वुड बी ईजियर फॉर यू कि आप उसको रेसिप्रोकेट कर सकते हैं एग्जाम में। तो दिस इज हाउ द एथिक्स पार्ट हैज़ टू बी डन। नाउ कमिंग टू द ऑप्शनल। सी, ऑप्शनल इज ऑफ 500 मार्क्स। बहुत लोग अंडरमाइन कर देते हैं अपने ऑप्शनल को, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई मस्ट से। एंड लाइक ऑप्शनल आपको एज देता है। एवरी टॉपर यू सी, बिकॉज ऑफ ऑप्शनल दे आर द टॉपर्स। तो आप अपना ऑप्शनल सबसे पहले तो चूज वाइजली करना है। क्वेश्चन भी है कि ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी बताइए और ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज़ करें।
सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए आपको 2-3 चीज़ें देखनी है। सबसे फर्स्ट जो मैंने किया था मैं वही आपको बताऊंगी कि सबसे पहले आपको ऑप्शनल चूज़ करने के लिए देखना है उसका सिलेबस उठाइए। लाइक मैंने सोशियोलॉजी, पीएसआईआर, मेरा मैं बता दूं पहले कि मेरा लॉ ऑप्शनल था, क्योंकि मैंने लॉ किया है, मेरा बैकग्राउंड एलएलबी रहा है, तो इसलिए लॉ ऑप्शनल था। तो आपको पहले अपने ऑप्शनल में 2-3 आप सिलेबस उठाइए, आप देखिए कि क्या सिलेबस आप कर सकते हैं। मैंने पीएसआईआर लिया था, सोशियोलॉजी लिया था, लॉ ऑप्शनल लिया था, मैंने 3-4 ऐसे उठा लिए थे, एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस लिया था। और फिर व्हेन आई वेंट थ्रू द सिलेबस आई लेटर रियलाइज्ड कि लॉ ऑप्शनल का जो सिलेबस है, बिकॉज मैंने पढ़ा है, मेरा बैकग्राउंड है, तो इट इज़ ईजियर फॉर मी एंड आई कैन डू इट। तो फर्स्ट थिंग तो आपको ये देखना है कि वेदर यू विल बी एबल टू डू इट और नॉट, यू आर एबल टू जनरेट इंटरेस्ट इन द ऑप्शनल। आपने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल ले लिया बट यू डू नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन द ऑप्शनल, तो वो आप नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट थिंग वुड बी, आर यू एबल टू डू इट, डू यू हैव इंटरेस्ट इन द ऑप्शनल। सेकेंड वुड बी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि नहीं ऑप्शनल की। आपने कोई लिटरेचर सब्जेक्ट ले लिया फॉर एग्जांपल, लेकिन रिसोर्सेज ही नहीं है एम्पल अमाउंट ऑफ, तो फिर वो वेस्ट है, क्योंकि फिर आपको रिसोर्स इकट्ठा करने में, टेस्ट सीरीज ढूंढने में इतना टाइम लग जाएगा, इतनी एनर्जी इन्वेस्ट होगी कि शायद आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। तो आपको देखना है कि रिसोर्स है कि नहीं ऑप्शनल के लिए। थर्ड थिंग जो आपको देखना है कि ऑप्शनल का जो मार्क्स रिटेंशन है वो कैसा है। मैं बताना चाहूँगी कि लॉ ऑप्शनल अगर किसी को लेना है तो लॉ ऑप्शनल आपका बैकग्राउंड है तो आप बिल्कुल ले सकते हो, बट मार्क्स रिटेंशन बहुत अच्छा नहीं है लॉ ऑप्शनल का। तो आपको ये भी देखना है, बिकॉज एवरीथिंग वी आर डूइंग इज टू गेट मार्क्स, एंड मेंस मार्क्स डिसाइड कि वेदर यू विल बी सिलेक्टेड इनटू द सर्विस और नॉट। तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ऑप्शनल में कैसे मार्क्स आ रहे हैं। तो आप जब भी ऑप्शनल देखिए तो आप देखिए कि ऑप्शनल में मार्क्स कैसा है, पीएसआईआर है, ज्योग्राफी है, उसमें मार्क्स जैसे आ रहे हो। फोर्थ थिंग अबाउट ऑप्शनल सिलेक्शन वुड बी कि कुछ कोहेरेंस है या नहीं है आपकी जीएस सिलेबस से। लाइक माई लॉ ऑप्शनल पॉलिटी से बहुत कोहेरेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें लॉ में भी पढ़ना है और पॉलिटी में भी पढ़ना है, तो वो कोहेरेंस क्रिएट हो जाता है। इंटरनेशनल लॉ की जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो, लाइक यूएन क्लॉज हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। तो आपको चौथी चीज़ देखनी है कि कोहेरेंस कितना है ऑप्शनल का। तो ये सब क्राइटेरिया पे आपको ऑप्शनल चूज़ करना है। ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे पी वाई क्यूज़ हैं जो ऑप्शनल में रिपीट होते हैं। यू विल फाइंड, आप जब भी ऑप्शनल अपना देखें तो सिलेबस उठा के आप देखेंगे कि पी वाई क्यूज़ बहुत रिपीट हो रहे हैं। तो आप ऑप्शनल के लिए जब भी आंसर राइटिंग करें तो पी वाई क्यूज़ को करें, क्योंकि पी वाई क्यूज़ काफ़ी रिपीटेड है। व्हाट आई यूज टू डू इज़ कि मैंने एक कॉपी बनाई थी, उससे पी वाई क्यूज़ लिखते थे और आंसर्स लिखते थे। वो बाद में एज अ नोट मेकिंग का भी काम किया था फॉर मी। तो आप ऑप्शनल जब भी आप यूज़ करेंगे अपना, तो आप ऑप्शनल के लिए नोट्स जब भी बना रहे हैं तो पी वाई क्यूज़ ओरिएंटेड बनाएं, बिकॉज पी वाई क्यूज़ रिपीट होते हैं ऑप्शनल में, और पी वाई क्यूज़ ऑप्शनल के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसे नोट्स बनाएंगे और आंसर राइटिंग भी आप ऐसे ही करेंगे फॉर ऑप्शनल। जनरल आंसर राइटिंग की अगर मैं बात करती हूँ तो बहुत कोई जल्दी और हड़बड़ी नहीं रखना है कि आंसर्स लिखने हैं। अनलेस एंड अनटिल योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, आप आंसर कैसे लिखोगे। फर्स्ट में आपने शुरू किया एनसीईआरटी पढ़ना पॉलिटी की या लक्ष्मीकांत पढ़ना और आप सोच रहे हो आंसर्स लिख लो, तो आई वुड से कि फर्स्ट अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, आप बेसिक्स क्लियर कर लीजिए, आप सिलेबस उठा के देखिए कि आपके सिलेबस रेडी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप फिर आंसर लिखना शुरू कीजिए। मेरी स्ट्रैटेजी यही रही है, मैंने अपना पहले फाउंडेशन क्लियर किया था और फिर मैंने साथ साथ में कभी कभी कोशिश की है 1-2 आंसर्स लिखने की, लेकिन प्रॉपर आंसर राइटिंग शुरू किया है जब मेरा बेसिक्स क्लियर हो गया है। तो आप जब बेसिक्स अपने क्लियर कर लेंगे तो आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको कहीं फोमो भी नहीं होगा, आपको ये भी नहीं फील होगा कि मुझे आ नहीं रहा है, मोटिवेशन लैग भी नहीं होगा, इंकरेजमेंट डाउन भी नहीं होगा, बिकॉज यू ऑलरेडी नो मेजर चंक ऑफ द पोर्शंस फॉर आंसर राइटिंग। आई वुड से इंट्रोडक्शन बहुत मैटर करता है। तो जब इट इज़ नॉट फर्स्ट स्टेज, आपने फाउंडेशन क्लियर कर लिया, उसके बाद आप आंसर्स लिखना शुरू कर रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, पी वाई क्यूज से प्रैक्टिस कीजिए। फिर एक स्टेज आता है जब आप कोशिश कीजिए कि कुछ आंसर्स के इंट्रोडक्शन आप प्री मेड कर लें। अगर आप पहले से इंट्रोडक्शन लिख लेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा फाइनल पेपर में कि आप उसको वहाँ पे भी उठा के रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। तो दैट वुड बी फॉर आंसर राइटिंग। नोट मेकिंग कैसे करें, तो सबसे पहले तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग यूपीएससी सिलेबस कहीं पे प्रिंट आउट करा के अपने पास चिपका लें, ताकि आपको समझ में आए कि हमें पढ़ना क्या है।
लाइक आई वुड से कि यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। नहीं पढ़ने वाली चीज़ें भी हम पढ़ने लगते हैं। तो आपको सिलेबस में लिखी चीज़ें पढ़नी है तो आप सिलेबस पेस्ट कर लें अपने वॉल पे, माउंट कर लें, ताकि आपको समझ में आए कि पढ़ना क्या है। उस हिसाब से नोट्स बनाएं। आप जब भी नोट्स बनाएं, जैसे मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँगी, प्रेसिडेंट पॉलिटी में आप प्रेसिडेंट के नोट्स बना रहे हैं, तो आपने प्रेसिडेंट लिखा, आप आर्टिकल लिख दीजिए कि हाँ आर्टिकल 52 से 61 तक प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स हैं। आपने आर्टिकल्स लिख लिए। उसके बाद आप लिखिए कि प्रेसिडेंट रिमूव कैसे हो सकते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट कैसे हो सकते हैं, ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल क्या है, प्रेसिडेंट के पावर्स क्या क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या क्या है, लेजिस्लेटिव पावर्स क्या क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स क्या क्या है, जुडिशियल पावर्स क्या क्या है, एवरीथिंग अबाउट प्रेसिडेंट। एक पेज आपने प्रेसिडेंट के लिए लिया, उस पेज पे एवरीथिंग अबाउट प्रेसिडेंट, किसको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं, सब कुछ प्रेसिडेंट के बारे में आपने उस पेज पे लिख लिया। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो प्रेसिडेंट का उस आर्टिकल 52 टू 61 में नहीं दी हुई हैं, वो बाद में दी हुई हैं। अब वो भी वहाँ लाए और वहाँ पे लिख लिया आप लोग आपने। तो ऐसे नोट्स बनाने हैं कि एक टॉपिक आपने लिया, उस टॉपिक के बारे में एवरीथिंग देयर एंड देयर यू राइटिंग अबाउट इन द पेपर अबाउट द टॉपिक। So that is how you make notes. Do not, okay, first coming to newspaper, कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें। तो पहली चीज़ तो देर आर 2 न्यूज़पेपर्स, इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू। यू कैन चूज़ ईदर ऑफ द न्यूज़पेपर। बच्चे बहुत टाइम ज़ाया कर देते हैं ये सोचने में कि न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ें। मैंने भी थोड़ा सा इसके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है मेरे साथ भी, बट लेटर आई रियलाइज कि आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो, डजेंट मैटर, आपको डेली पढ़ना है। और ऐसा नहीं करना है कि आपने आज द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा, कल द हिंदू पढ़ा, फिर एक दिन इंडियन एक्सप्रेस, एक दिन हिंदू, तो यू विल मिस आउट ऑन सम न्यूज़। आप जो भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कंटिन्यू रीडिंग ओनली दैट न्यूज़पेपर। तो आपने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा है तो नाउ बी लॉयल टू इंडियन एक्सप्रेस, आप डेली वही पढ़िए ताकि आपकी कोई न्यूज़ मिस ना हो जाए। सी, न्यूज़पेपर इज़ अ लाइफ लाइन, जो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द जनरल एग्जामिनेशन, जो न्यूज़पेपर पे बहुत डिपेंड करता है। और अगर आप न्यूज़पेपर खुद पढ़ेंगे, आई वुड सजेस्ट, जैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे भी न्यूज़पेपर का आता है। मैं ऐसा नहीं करती थी फॉर द रीज़न, मुझे लगता था कि जब आप यूट्यूब से न्यूज़पेपर देख लोगे तो आपको उस वक्त तो याद है, लेकिन 2 घंटे बाद, 2 दिन बाद आप उस चीज़ को याद नहीं रख पाओगे, वो मसल मेमोरी क्रिएट नहीं हो पाएगी। रैदर देन दैट, आप न्यूज़पेपर जब खुद उठा के पढ़ोगे तो इट वुड बी ईजियर, क्या वो आप याद कर सकते हो न्यूज़पेपर को। तो आप न्यूज़पेपर को उठा के पढ़िए, खुद से पढ़िए, डेली न्यूज़पेपर को पढ़िए। बहुत टाइम नहीं, लेस देन 2 आवर्स, 1.5 आवर, 2 आवर्स। और न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आप स्ट्रैटेजी रखिए कि कोई भी 5 चीज़ें न्यूज़पेपर से उठानी है। जैसे एक पॉलिटी से उठा लेंगे, कुछ भी पॉलिटिक्स चल रहा है, लाइक SIR चल रहा था तो SIR एक उठा लिया न्यूज़। दूसरा इकोनॉमी से उठा लेंगे, इकोनॉमी की न्यूज़ हो जाएगी। तीसरा कोई IR की न्यूज़ उठा लेंगे। 2 कोई जनरल न्यूज़ उठा लेंगे, कुछ मे बी एनवायरमेंट जोग्राफी से आया हो, कुछ जनरल हो। तो इंटायर न्यूज़पेपर आपको, या फिर मे बी स्पोर्ट्स से कुछ न्यूज़ उठा लेंगे। तो एंटायर न्यूज़पेपर आपको यही पढ़ना है कि आप 5 चीज़ें उठानी है डेली न्यूज़पेपर से, और अगर 5 चीज़ें आपको मिल गई, शट द न्यूज़पेपर। इट इज़ नॉट लाइक यू हैव टू रीड इंटायर न्यूज़पेपर, इट इज़ जस्ट क्या 5 इंपॉर्टेंट चीज़ों को पिक कीजिए फ्रॉम द न्यूज़पेपर। एडिटोरियल न्यूज़पेपर का इम्पॉर्टेंट है, बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू मैंशन कि नॉट ऑल द एडिटोरियल्स आर इम्पॉर्टेंट। तो आप प्लीज़ उसको चूज़ एंड पिक करना पड़ेगा। लाइक पॉलिटिकल एडिटोरियल्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, तो आप चूज़ एंड पिक कीजिए कि कौन से इंपॉर्टेंट है और उस हिसाब से आपको पढ़ना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूँ तो इट इज़ अबाउट कि आंसर्स पॉइंट वाइज लिखें या डायग्राम में, फ्लो चार्ट में, कैसे लिखें। तो GS के लिए मैं सजेस्ट करूँगी अगर आंसर्स पॉइंट वाइज लिखें तो बेहतर है, बिकॉज यू वॉन्ट टू मेक योर आंसर्स बी रेड टू द इन्विजिलेटर। आपका आंसर्स इन्विजिलेटर पढ़े, है ना, यू वॉन्ट हिम और हर टू रीड योर आंसर्स। तो उनके लिए आपको ईजी करना है। अगर आपने पॉइंट वाइज में आंसर्स लिखा तो इट लुक्स गुड, और आपका क्या प्रेरोगेटिव है बिहाइंड द आंसर्स, आप क्या पर्पज़ है, आपने डिमांड मीट की है कि नहीं की है, तो ये सब पता चल जाता है उनको वाइल गोइंग थ्रू योर पेपर। तो पॉइंट वाइज में अगर GS के आंसर्स ऑप्शनल आप लिखें, पैराग्राफ में दिक्कत नहीं है, पॉइंट पे लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन GS के आंसर्स कोशिश कीजिए कि पॉइंट में लिखें। आंसर्स लिखें तो एग्जाम्पल्स भी दें, जरूरी नहीं है कि हर एक पॉइंट के बाद एग्जाम्पल दें, 2-3 ही एग्जाम्पल दें, लेकिन प्रॉपर एग्जाम्पल दें जो आपके पॉइंट्स को सब्सटैंशिएट कर रहा है। राइट अ गुड इंट्रो, बिकॉज इंट्रो से आपका वो हो रहा है कि आप प्रॉपर समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो क्वेश्चन का डिमांड, इट इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो राइट इंट्रो,
देन उसके बाद आप अपना बॉडी लिखिए, प्रॉपर पॉइंट वाइज लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, मैं सजेस्ट करूँगी. एंड देन द कंक्लूजन पार्ट. So this would be about the answers for flow charts and diagram. If you are getting the opportunity, या पेपर में फ्लो चार्ट या डायग्राम के थ्रू लिख सकते हैं. आपने पॉइंट वाइज लिखा, लेकिन वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी थी कि आप इंडिया का मैप बना सकते थे, तो आप वहाँ पे मैप बना दीजिए. इट वुड बी गुड फॉर यू. Coming to the interview stage, there is not much to tell about the interview stage for the reason कि interviews is not that difficult वाला part. Only you required for interview is कि आपकी speaking skills थोड़ी thorough होनी चाहिए, जो mock interviews में practice हो जाती है. There is a detailed application form in the interview, तो आप उसको properly देख के भरें, क्योंकि आपको वही prepare करके जाना है. क्योंकि इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं है, वो जो डैफ है वही एक सिलेबस है आपका इंटरव्यू का, तो वही प्रिपेयर करके जाना है. तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू इट. सो दैट इज़ अबाउट इंटरव्यू. इंटरव्यू के लिए उतना भी परेशान नहीं होना है. जब आप वहाँ तक पहुँचेंगे तो आपके पास ऑलरेडी इतनी नॉलेज हो जाएगी, और बस स्पीकिंग स्किल्स जो आपकी है आपको वही करना है. ओके, देयर आर सम पीपल आस्किंग मी क्वेश्चंस, तो मैं वो बता देती हूँ मेरे बारे में कि 10th और 12th की बात करें तो मेरा मैथ्स सब्जेक्ट रहा है. फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से मैंने अपनी 12th की थी. और फिर ग्रेजुएशन में पहले मैंने इंग्लिश ऑनर्स में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, BA ऑनर्स. और फिर मैंने लॉ किया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से. तो LLB जो है वो मेरा बैकग्राउंड रहा है. टॉकिंग अबाउट माई अटैम्प्ट, तो सो दिस वॉज माई सेकेंड अटैम्प्ट. सो फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हो पाया था, और फर्स्ट अटैम्प्ट में मुझे 67 मार्क्स प्रीलिम्स में मिले थे. और मैंने 2-3 महीने की ही तैयारी की थी और प्रीलिम्स देने चले गए थे. तो आई रियलाइज्ड कि ये 2-3 महीने की तो बात नहीं है ना. यहाँ पे सस्टेन्ड कमिटमेंट चाहिए. तो आई वुड सजेस्ट टू एवरी वन ऑफ यू लिसनिंग टू दिस कि सस्टेन्ड कमिटमेंट और एफर्ट्स चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए. तो 2-3 महीने की बात नहीं है. आप डेली पढ़िए और प्रॉपरली पढ़िए. लाइक बार बार एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने घंटे पढ़ना है, तो आई वुड से कितने घंटे पढ़ना इज़ नॉट नेसेसरी. आपका टाइम टेबल जो भी है, आप वो कितने घंटे में फिनिश कर पा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है. आप अब एक टाइम टेबल बना लीजिए. ओके, सो वन थिंग ऑल्सो अबाउट टाइम टेबल इज़ कि डेली एवरी डे एक तो आप टाइम टेबल बनाइए कि आपको 5-6 महीनों में क्या करना है. एक ब्रॉड टाइम टेबल रहेगा. उसके बाद आप डेली टाइम टेबल बनाइए. आप डेली लिखिए कि सुबह उठ के मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है, फिर मुझे मे बी पॉलिटी रिवाइज करनी है, मुझे ये आंसर्स लिखने हैं, मुझे ऐसे लिखना है. तो डेली 5-6 पॉइंटर्स की टाइम टेबल बनाइए. टाइम टेबल बहुत ही अनोखा ना हो, ऐसा हो कि यू कैन फॉलो द टाइम टेबल. ओके, अनरियलिस्टिक टाइम टेबल नहीं बनाना है. एंड नाउ द सोल पर्पज ऑफ योर लाइफ इज टू कंप्लीट दैट टाइम टेबल. अगर वो टाइम टेबल आप 8 घंटे में कर पा रहे हैं, 7 घंटे में कर पा रहे हैं, तो आप 7-8 घंटे पढ़िए. अगर वो टाइम टेबल आप 10 घंटे में कर पा रहे हैं किसी दिन, तो आप 10 घंटे पढ़िए. इट इज़ अबाउट कि आप अपना टाइम टेबल में लिखी जो चीज़ें हैं वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं. और जब आप टाइम टेबल अपना फिनिश करने लगेंगे ना, आप शाम रात तक जब आप अपना जो भी आपने लिख रखा है वो करने लगेंगे, तो जो मोटिवेशन, लाइक मोटिवेटेड कैसे रहे, तो मोटिवेशन सेल्फ से ही आएगा कि आपने, हाँ, जो मैंने सोचा था मैंने वो सारी चीज़ें कंप्लीट की हैं, मुझे नॉलेज हो गया है, मैं सही चल रहा हूँ या चल रही हूँ. तो यू विल बी सेल्फ मोटिवेटेड फॉर दैट पर्पज. सो डजेंट मैटर हाउ मच आवर्स यू आर स्टडिंग, व्हाट मैटर्स इज कि क्वालिटी क्या है. तो क्वांटिटी पे मत जाइए, क्वालिटी पे जाइए. ओके, सो डू आई मेक न्यूज़पेपर नोट्स? सो फॉर दैट आई वुड से कि प्लीज़ डू नॉट मेक न्यूज़पेपर नोट्स, क्योंकि मंथली मैगजीन्स हैं, ईयरली मैगजीन्स हैं, ऑलरेडी वो नोट्स ही हैं न्यूज़पेपर की. तो आप डुप्लीकेट मत कीजिए अपने एफर्ट्स. आपको बहुत पढ़ना है, आपको GS, ऐसे ऑप्शनल सबकी तैयारी करनी है, एफर्ट्स बचाना है. मैंने शुरू में ही कहा था कि इस हार्ड वर्क तो करना है पर स्मार्ट वर्क करना है. तो आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए लेकिन नोट्स मत बनाइए. प्लीज़ डू नॉट मेक नोट्स आउट ऑफ दी न्यूज़पेपर. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप मंथली मैगजीन पढ़ें चाहे ईयरली मैगजीन पढ़ें, कोई भी मैगजीन पढ़ सकते हैं, डजेंट मैटर. अगर आप मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि आप डेली उस मैगजीन का कुछ पोर्शन पढ़ रहे हैं ताकि वो मंथ में कंप्लीट हो सके. ईयरली मैगजीन पढ़ रहे हैं तो प्रीलिम्स के पहले और मेंस के पहले
मैं क्या करती थी, मैं मंथली मैगजीन पढ़ती थी, बिकॉज ईयरली मैगजीन पढ़ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता था मेरे लिए, बिकॉज मुझे एनसीईआरटीज़ भी करने हैं, रिविजन्स भी बार बार करना है, और फिर मैं ईयरली मैगजीन भी पढूं बैठ के, तो एक साथ इतना सारा कुछ दिमाग में रखना, तो बेहतर था कि मैं मंथली मैगजीन पढ़ती थी। तुरंत के न्यूज़ भी रहती थी एक महीने पहले की, तो वो कुछ कुछ न्यूज़पेपर से याद भी चीज़ें रहा करती थी। तो बेहतर ये है कि मंथली मैगजीन पढ़िए। सभी सेम सोर्सेज या बुक लिस्ट से पढ़ते हैं, तो खुद को दूसरों से अलग कैसे बना। देखिए, अलग आपको प्रीलिम्स में नहीं बनाना है, अलग मेंस में बनाना है, और वो अलग एग्जाम्पल से बनेगा, आपके आंसर से बनेगा। आप आंसर्स को प्रेजेंट कैसे करते हैं वही आपको अलग बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर पूछा है कि वाइस प्रेसिडेंट का पावर क्या है, तो सबने वही लिखनी है चीज़ें, लेकिन आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं वो मैटर करता है। ये मैं डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को भी लेके चलती हूँ सिमिलरली। जैसे पीपल से कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है, कैसे देखें। तो फॉर एग्जांपल, अगर पूछा है कि पावर्स या रोल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट का अगर देखा जाए तो बहुत रोल है नहीं। रोल एक्चुअली जो है वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं। लेकिन यहाँ राज्यसभा के चेयरमैन का रोल नहीं पूछा है, वाइस प्रेसिडेंट का रोल पूछा है। तो इसमें आपको ये देखना है कि आप शुरू ऐसे नहीं करोगे कि ही इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आप शुरू ऐसे करोगे कि हाँ, जब प्रेसिडेंट नहीं रहते हैं, प्रेसिडेंट में वैकेंसी रहती है, तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट। पहला पॉइंट आपका ये होना चाहिए। इसलिए पहला पॉइंट आपका ये होना चाहिए क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट का रोल पूछा है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का रोल नहीं पूछा है। तो पहला पॉइंट हम वाइस प्रेसिडेंट का लिखेंगे, फिर आप नीचे चेयरमैन ऑफ वाइस राज्यसभा का ही पॉइंट लिखेंगे, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट का काम ही वही है। लेकिन शुरू आप कैसे करेंगे, कि शुरू करने के लिए आप शुरू करेंगे कि आपने लिखना है कि वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट व्हेन प्रेसिडेंट इज नॉट एट इन द ऑफिस। तो वो एक प्रियोरिटाइज करना है आपको, अपने आंसर्स को एक प्रियोरिटी शो करता है। तो जब भी आंसर्स लिखें, आप प्रियोरिटी में लिखें कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है, हर एक कीवर्ड अच्छे से पढ़ें। आगे पूछा क्या है, वाई पूछा है, एक्सप्लेन पूछा है, एनालाइज पूछा है, क्या करना है। आप आंसर्स लिख रहे हैं तो आपको मेरिट्स लिखना है, तो क्या आप डीमेरिट्स लिख सकते हैं। और जब भी अपने आंसर्स में आप डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स लिखें, तो वे फॉरवर्ड ज़रूर लिखें, क्योंकि आप डीमेरिट लिख दिया और वे फॉरवर्ड नहीं लिखा तो अधूरा रह जाता है आंसर, कि आपने बता तो दिया कि हाँ ये प्रॉब्लम्स भी है जो एड्रेस करना है, पर कैसे एड्रेस करेंगे। तो अपने आंसर्स में जब भी आप डिसएडवांटेजेस मेंशन करें, जब भी एनालाइज पूछा हो, आपने एडवांटेजेस भी लिखा, डिसएडवांटेजेस भी लिखा, तो आप वे फॉरवर्ड, नॉट टू मच टू बिग, जस्ट 1-2 लाइन वे फॉरवर्ड या 1-2 पॉइंटर्स में आप लिख दें। कुछ डाउट होता है कि जब वे फॉरवर्ड लिखा है तो कंक्लूजन लिखना है कि नहीं लिखना है। कंक्लूजन इन एनी वे लिखना है, वे फॉरवर्ड है कि नहीं है, कुछ है कि नहीं, एनी वे कंक्लूजन लिखना है। आंसर्स में वैल्यू एडिशन कैसे करें, तो ऑब्वियसली वही मैं बता रही हूँ कि आपका वैल्यू एडिशन तभी होगा जब आप न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स ही ऐसे हैं जो वैल्यू ऐड करते हैं आपके आंसर्स में। लाइक एवरीबडी सेइंग कि सब कुछ सेम सोर्सेज पढ़ रहा है, जो पूछा है सेम चीज़ें पूछा है, तो आप एग्जाम्पल्स ही चीज़ें हैं जो वैल्यू ऐड कर रही हैं। जैसे पॉलिटी की बात करें तो केस लॉज हैं जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो मैंने पॉलिटी में केस लॉज, लैंडमार्क जजमेंट्स तो लिखे हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसे जजमेंट्स जो कि न्यू हैं। जैसे गवर्नर पे हम बहुत सारे जजमेंट्स ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अभी जो स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु था, उसके बाद प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए वो बात गई थी, वहाँ से निकल के जजमेंट आया था, तो आप ये सब भी मेंशन करें। तो फॉर दिस आपको वेल वर्स्ड रहना है न्यूज़पेपर से, कि न्यूज़पेपर से वेल वर्स्ड हैं, तो कुछ नए जजमेंट्स आ रहे हैं तो वो भी मेंशन कर रहे हैं। सी आई व्हाट आई ओपाइन, क्या मुझे लगता है कि आप कितना करंट अफेयर से वेल वर्स्ड हैं, कितना आप अवेयर हैं, वो चेक हो रहा है मेंस में भी और इंटरव्यू के टाइम में भी। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और अवेयरनेस तभी चेक होगा जब आप करंट अफेयर्स की चीज़ें ऐड कर रहे हैं, है ना। नाउ आफ्टर सेइंग दिस, आई वुड नॉट से कि सिर्फ करंट अफेयर्स ही पढ़ना है। बेसिक्स लाइक ये भी होता है, करंट अफेयर बेसिक्स कैसे क्लियर करें, तो पहले बेसिक्स करना है। जब आपका फाउंडेशन बेसिक्स कंप्लीट हो जाता है, तब आप करंट अफेयर्स के उसके ऊपर चलेंगे। तो पहले आप बेसिक्स कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए और फिर करंट अफेयर्स, एंड देन हाउ टू कलेक्ट डेटा, फैक्ट्स एंड विच नॉट। तो आई टोल्ड यू कि जब आप सिलेबस को पेस्ट करेंगे ना अपनी दीवार पे, और डेली उसको गो थ्रू करेंगे थ्रू द सिलेबस, तो यू रियलाइज कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बार बार सिलेबस को रीड करें, तो न्यूज़पेपर में भी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन सा डेटा कलेक्ट करना है कौन सा नहीं करना है, तब आपको समझ में आएगा। सो दिस इज हाउ आप समझ जाओगे कि कौन सा डेटा करना है कि कौन सा नहीं करना है। ओके, सो पीपल आर आस्किंग कि
कि आप कौन सी कोचिंग में गए थे या कोचिंग गए थे कि सर ओके सी सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कोचिंग अटेंड की थी, आप चाहें तो कोचिंग अटेंड कर सकते हैं। दे आर आस्किंग कि ऑनलाइन या ऑफलाइन, एनी मोड, कोचिंग का भी कोई भी मोड आप चाहें, इट इज़ अपॉन यू कि आप सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन कोचिंग के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि चलो मैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, है ना, क्लासेस मिल जाती हैं क्योंकि आपको। तो इट्स अपॉन यू कि आप कोई भी कोचिंग अटेंड कर सकते हैं। कोचिंग नहीं भी अटेंड करते हैं तो देर इज़ नो मैटर वॉट, क्योंकि ये मैंने रियलाइज़ किया है ऑफ लेट कि अगर आप कोचिंग अटेंड नहीं भी करते, सेल्फ स्टडी इज़ द की। कोचिंग आपको सहारा देता है, कोचिंग बस ये देता है कि आप डेली डेली चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन अगर आप खुद में इतना है कि आप डेली डेली चीज़ें कर सकते हैं तो आप सेल्फ स्टडी से भी चीज़ें कर सकते हैं। फाउंडेशन आपका मजबूत होना चाहिए। देयर आर मेनी थिंग्स इन द यूट्यूब नाउ डेज, यूट्यूब पे आप बहुत चीज़ें फाइंड कर लेंगे, जो बहुत कुछ मिल जाएगा आपको प्रिपरेशन के लिए। बट यहाँ भी आपको बी अवेयर रहना है कि हर एक चीज़ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। यूट्यूब पे आप प्लीज़ ऑथेंटिक सोर्सेज ही फॉलो करें जो कि इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आपको, जो लग रहा है कि हाँ ये चीज़ें ठीक है। अगर चीज़ें आपको ऑथेंटिक नहीं लग रही है तो हर यूट्यूब के वीडियो को फॉलो मत करें, क्योंकि हर यूट्यूब का वीडियो ऑथेंटिक और सही नहीं होता है। ओके, सो हाउ डज अ चाइल्ड गेट अट्रैक्टेड टू मल्टीपल रिसोर्सेज ड्यू टू फोमो, प्लीज गाइड। ओके, सो दिस इज द थिंग कि मार्केट में रोज कोई ना कोई सोर्स आ रहा है, रोज कुछ ना कुछ चीज़ आ रही है, तो आप सोचते हैं ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें। प्लीज़ आप अपने मिनिमम रिसोर्सेज रखें। मैंने शुरू से यही बोला है कि आपको बार बार रिविजन करना है, लेकिन रिसोर्स मिनिमम रखना है। आपने लक्ष्मीकांत में वो चीज़ें पढ़ ली, वो सेम चीज़ किसी और बुक में होगी, किसी और मैगजीन में होगी, किसी और चीज़ों में होगी। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ही रहेंगे, पार्लियामेंट की चीज़ें पार्लियामेंट की चीज़ें ही रहेंगी। साइंस टेक में अगर आपने न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ा है तो आप 4 बुक से पढ़ो, न्यूक्लियर एनर्जी ही रहेगी, सब वही बताएंगे। मोरलेस सबका चेंज होगा, तो वो कुछ ज़्यादा बताएंगे, कुछ कम बताएंगे, लैंग्वेज में भी चेंज हो सकती है। तो आप प्लीज़ बेसिक्स पढ़ना है यहाँ पे। तो आप कोई भी सोर्स फॉलो करें, आप एक सोर्स फॉलो करें, उसी को बार बार रिवाइज करें। Okay, so ma'am, I left studies 5 years ago. Want to do UPSC. Confidence नहीं आ रहा. How to get back? Okay. See, when you start walking, then only the path appears. तो अगर आपको शुरू ही नहीं किया हो तो आप कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो आप प्लीज़ उसको शुरू करिए, पहले स्टार्ट कीजिए, सिलेबस प्रिंट कराइए, एनसीईआरटी शुरू कीजिए। पॉलिटी से मैं इसलिए बोलती हूँ स्टार्ट करना क्योंकि लक्ष्मीकांत इज द स्टैंडर्ड बुक, और जिससे बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और चीज़ें आती भी हैं, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए। तो आपको लगने लग जाता है कि हाँ मैं सही कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इसलिए आई ऑलवेज सजेस्ट टू स्टार्ट विथ पॉलिटी। तो आप पहले स्टार्ट कीजिए। आप जब स्टार्ट करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाउ थिंग्स हैव टू बी डन। ओके, इट्स अबाउट कि टेस्ट सीरीज में मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। सी, प्रैक्टिस। ओके, वन थिंग आई मिस्ड आउट, आई अपोलोजाइज, कि प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ईदर फॉर प्रीलिम्स और फॉर मेंस। लाइक प्रीलिम्स के पहले मैंने ऑलमोस्ट 40-50 पेपर्स लगाए थे इन 4-5 मंथ्स, जस्ट बिकॉज, इसलिए क्योंकि प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेपर्स लगाओगे, मे बी आप वो चीज़ पढ़ के नहीं याद रखो, लेकिन अगर गलत हो जाती है पेपर में तो आपको याद रहेगी। और इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पेपर लगाना है, सिर्फ पेपर लगाना नहीं है। आपने पेपर लगा लिया तो एनालाइज करना है। एनालाइज कैसे करना है? आपने क्वेश्चंस लगाए, 40-50 क्वेश्चंस तो आपके सही होंगे, वो क्वेश्चंस को भी आप साइड में रख दो। आप वो क्वेश्चंस को देखो जो आपके सही नहीं हुए हैं। उसमें व्हाट आई यूज टू डू इज कि मैं 2-3 पॉइंटर्स क्रिएट करती थी, जैसे कि नॉलेज डेफिसिट। कौन सा क्वेश्चन है जिसके बारे में मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, कभी सुना ही नहीं है, और मेरा नॉलेज डेफिसिट हो गया है, मुझे पता ही नहीं था इसके बारे में। एक वो हो गया। वैसे कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं या फिर मैंने नहीं चूज ऑप्ट किए हैं, नहीं बबल किया है। फिर है लैक ऑफ रिविजन। ऐसे कितने क्वेश्चंस थे जो रिवीजन की वजह से नहीं सही हो पाए हैं। अगर मैंने रिवाइज किया होता, लाइक फॉर एग्जांपल उन्होंने पूछ लिया कि प्रेसिडेंट का जो ओथ है वो मेंशन है स्केड्यूल्स में, और आप बोल दोगे कि हाँ स्केड्यूल में मेंशन है, बट एक्चुअली नो, प्रेसिडेंट का ओथ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है, स्केड्यूल में मेंशन नहीं है, राइट। तो लाइक स्केड्यूल 3 में मेंशन नहीं है, तो आप ये गलत हो जाएगा। तो ये लैक ऑफ रिविजन है।
तो कितने क्वेश्चंस थे वो नॉलेज डेफिसिट थे, कितने क्वेश्चंस थे वो लैक ऑफ रिविजन थे, कितने क्वेश्चंस मैंने ऐसे लगा दिए जो सिली मिस्टेक्स थी मेरी, जो कि अगर मैं प्रॉपरली थोड़ा माइंडफुल होके, थोड़ा अवेयर होके पेपर करता या करती तो वो हो जाता। तो ऐसे पॉइंटर्स बना लीजिए प्रीलिम्स के एनालाइज करने के लिए टेस्ट सीरीज से, कितने नॉलेज डेफिसिट थे, कितने लैक ऑफ रिविजन है, कितने मेरे सिली मिस्टेक्स हैं, कितने मैंने आंसर्स चेंज कर दिए हैं। कई बार ये होता है कि मैंने बी लगाया था बट मैंने सी लगा दिया, तो आप वो भी देख लीजिए कि कितना आपने ये किया। फिर आपको एक फिर आइडिया मिल जाएगा कि आप लैक कहाँ कर रहे हो प्रीलिम्स के लिए, क्या करना है। अगर लैक ऑफ रिवीजन के 15 क्वेश्चन है तो मतलब रिवीजन में लैक कर रहे हो, तो यू हैव टू रिवाइज एंड री रिवाइज इट। अगर नॉलेज डेफिसिट है तो आप पढ़िए। नॉलेज डेफिसिट अगर तो उतना परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपने बेसिक्स और फाउंडेशन क्लियर किया है। टेस्ट सीरीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बट प्लीज डू नॉट गेट वेरी मच बॉर्डर्ड विद द टेस्ट सीरीज की मार्क्स नहीं आ रहे हैं, पी वाई क्यूज कीजिए। पी वाई क्यूज में मार्क्स आ रहे हैं देन इट इज़ वेल एंड गुड। और ऐसे पॉइंटर्स क्रिएट कीजिए। एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी डे यू गिव पेपर, कम बैक होम एंड एनालाइज। एंड प्लीज कोशिश कीजिए कि जो लैक ऑफ रिविजन से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं वो कम से कम हो। ऑल्सो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू मैंशन अबाउट प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज, कैसे पेपर लगाना है। तो इट इज़ लाइक कि 3 रीडिंग या 3 इटरेशंस में मैं पेपर लगाती थी, आप भी चाहें तो लगा सकते हैं। जैसे कि आप पहली रीडिंग में आप वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि वो आपको आते हैं, या कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप लॉजिक लगा पा रहे हैं उस क्वेश्चन के लिए। तो फर्स्ट रीडिंग में यू हैव टू ऑप्ट दैट क्वेश्चन ओनली। आपको ने पेपर उठाया, नाउ देयर आर 100 क्वेश्चन इन द पेपर, आपने शुरू किया और आपने लगाना शुरू किया। पहला ही क्वेश्चन ऐसा था, इसमें लिखा हुआ था फॉर एग्जांपल मान लीजिए शांति बिल जो कि न्यूक्लियर एनर्जी से डील करता है, आपने पढ़ा ही नहीं है तो आपको क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है। आप क्वेश्चंस और ऑप्शंस पढ़ने पे अपना वक्त जाया मत कीजिए, आप सीधे सीधे शांति बिल उसको हटा दीजिए, अभी फिलहाल के लिए उसको छोड़ दीजिए और सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। तो फर्स्ट रीडिंग में आप जब पेपर लगा रहे हो तो वही क्वेश्चन आपको ऑप्ट करने हैं जो क्वेश्चन आपको आते हैं या आप कहीं ना कहीं लॉजिक लगा पा रहे हैं। फिर अगर मान लीजिए आपने 45, 50, 55, 60 क्वेश्चंस आपने लगा लिए फर्स्ट रीडिंग में जो आपको आते थे या लॉजिक लग रहे हैं, आप बबल कर दीजिए तो आपकी बबलिंग भी नहीं छूटेगी। सेकंड रीडिंग पे फिर आप आइए। सेकंड रीडिंग में आपको क्वेश्चंस लगाने हैं कि जहां आप लॉजिक लगा पा रहे हो। शांति बिल आपने फर्स्ट पेपर पढ़ा था, शांति एक्ट आपने पढ़ा था फर्स्ट क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन आपने पहली रीडिंग में स्किप कर दिया था, पर सेकंड रीडिंग में आप देख रहे हो कि आप लॉजिक लगा पा रहे हो। बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स है तो उसको आप कट कर पा रहे हो, कुछ न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में आप जानते हो और इंडिया का क्या है तो उस हिसाब से आप लगा पा रहे हो, तो वो आप सेकंड रीडिंग में आप लगा दीजिए उस पेपर को। तो 10-15 क्वेश्चन आपने सेकंड रीडिंग में लगा दिया। थर्ड रीडिंग में बहुत क्वेश्चंस नहीं लगते हैं, 1-2 क्वेश्चंस थर्ड रीडिंग में लगते हैं। आप ऑल्सो ये मेंशन करते जाइए अलॉन्ग साइड, लाइक आप यहाँ पे तुक्का जहाँ लगाते हैं ना, गेस वर्क जहाँ करते हैं, तो पेपर में टी लिख लीजिए कि मैंने इस चीज़ में तुक्का लगाया है। तो आपको बाद में समझ में आएगा कि अच्छा मैंने कहाँ कहाँ तुक्का लगाया है, एंड यू विल रियलाइज कि क्या चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए थी। देखिए पेपर में ऐसे बहुत सारे सवाल भी होते हैं जो आपको छोड़ना भी है, पूरे 100 क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं, तो आपको ये भी बहुत वाइसली चूज करना है कि आपको छोड़नी क्या क्या चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक बिरसा 101 पूछ लिया आपसे कि व्हाट इज बिरसा 101 और नीचे 4 कुछ एग्जाम्पल्स दे रही है, ठीक है, आपने पढ़ा ही नहीं है कभी कि वो चीज़ है क्या, तो आप उसको स्किप कर दीजिए। तो स्किपिंग इज ऑल्सो एन आर्ट इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, तो आप स्किप भी करिए। इट इज नॉट लाइक कि आप सब लगा रहे हो, आप बिरसा 101 कभी आपने सुना ही नहीं है वो क्या चीज़ है, लेकिन आप लगा रहे हो कि अच्छा देखते हैं ये हो सकता है कि नहीं। तो स्किपिंग इज ऑल्सो एन आर्ट। सो फर्स्ट थिंग इज कि 3 रीडिंग्स से पेपर कीजिए। फर्स्ट रीडिंग में वही लगाइए जो लॉजिक लग रहा है, जो आप चीज़ें जान रहे हैं। फिर सेकेंड रीडिंग में आप और लॉजिक या फिर कुछ आप जो थोड़ा बहुत 50% वाली चीज़ें हैं वो लगाने के लिए कोशिश कीजिए। और फिर थर्ड रीडिंग में 1-2 क्वेश्चन ही लगते हैं, अगर थर्ड रीडिंग नहीं भी हो पा रही है डजेंट मैटर, स्किप करना सीखिए, बिकॉज स्किप करना ही उतना इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट पेपर को लगाना है। कितने क्वेश्चंस इन द ऑल प्रीलिम्स में लगाएं, तो सी प्रीलिम्स में आई वुड से कि मोर देन 80 क्वेश्चंस लगाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी हो नहीं पाती है। तो आप जब मोर देन 80 क्वेश्चंस लगाएंगे तभी आप कहीं ना कहीं उस 100 मार्कर के पास पहुंच पाएंगे, क्योंकि गलत भी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ मोर देन 80 क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करें। वन थिंग दैट आई मिस्ड आउट प्रीवियसली वॉज विथ रिस्पेक्ट टू सी सैट। सी सैट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज GS। हम बहुत लाइटली ले लेते हैं सी सैट में, एंड हमने देखा कि 2023 में सी सैट की वजह से बहुत लोग का रह गया।
तो इसलिए सी सेट को भी लाइटली नहीं लेना है। आप जीएस के साथ साथ जब आप प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करते हैं जनवरी फरवरी में, सी सेट भी अलॉन्ग साइड करते रहें। सी सेट के लिए प्लीज़ डोंट बी ओवर डिपेंडेंट ऑन वन पार्ट कि मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी आती है तो मैं इंग्लिश पे ओवर डिपेंडेंट हो गई, चलो मैं इंग्लिश के दम पे बाकी लगा लूँगी, या आई एम फ्रॉम आईआईटी और बीटेक बैकग्राउंड और मैथ्स बैकग्राउंड, आई एम गुड एट मैथ्स तो मैं मैथ्स पे डिपेंडेंट हो जाऊँ। नहीं, प्लीज़ टच एवरी एस्पेक्ट। आप मैथ्स भी पढ़िए, एप्टीट्यूड रीजनिंग भी पढ़िए, और उसके बाद आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस भी पढ़िए। हर एस्पेक्ट को चूज करना है, हर एस्पेक्ट को टच करना है एटलीस्ट। मैथ्स मैं बहुत बताना चाहूँगी फॉर नॉन मैथ्स बैकग्राउंड पीपल, डोंट स्टडी एवरी ईच एंड एवरीथिंग, लाइक परमिटेशन कॉम्बिनेशन हो गया और लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, लीव देम। जस्ट वो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर सिस्टम हो गया है ना, जैसे कि टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस आ गए, परसेंटेज हो गया, जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई सी साइड की कोचिंग भी नहीं करनी है, यूट्यूब पे अलग अलग वीडियोस बहुत पड़े हुए हैं, आप देख लीजिए कि अच्छा परसेंटेज पढ़ना है, परसेंटेज यूट्यूब पे टाइप कीजिए, 50 वीडियोज आ जाएंगे, उसमें से उठा लीजिए, परसेंटेज पढ़ लीजिए। परसेंटेज आप पढ़ लिए, आप परसेंटेज के क्वेश्चंस लगा लीजिए, पीवाईक्यू सी सैट के लिए पीवाईक्यूज लगाइए, दैट इज मोर देन इनफ, पीवाईक्यूज लगा लीजिए। तो मैथ्स के लिए स्पेसिफिक टॉपिक उठा लीजिए, स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़ लीजिए और उसको आप लगा लीजिए, ठीक है। तो आपको मैथ्स भी पढ़ना है, आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की अगर बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे प्रॉपरली तो इंग्लिश न्यूज़पेपर फॉर पीपल और इवन द हिंदी मीडियम पीपल, अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं तो प्लीज़ पढ़िए। तो इसके थ्रू आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पार्ट है वो इजी हो जाएगा, तो आप कर सकते हो। फॉर पीपल हु आर आस्किंग अबाउट अ कंप्लीट बुक लिस्ट, सो आई वुड से पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत और क्लास 11th की एनसीईआरटी आती है, वो कर लीजिए। इकोनॉमी के लिए क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है, आप वो पढ़िए, एनसीईआरटी है। और साथ ही साथ बजट पढ़ना और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना उस ईयर का, जिस ईयर में आप एग्जाम दे रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट के लिए मैंने पीएमएफ आईएएस यूज़ किया था, तो आप वहाँ के मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं। और साइंस टेक के लिए 9th एंड 10th की एनसीईआरटी। बट आई वुड ऑल्सो से कि एनवायरनमेंट एंड साइंस टेक ऐसी चीज़ है, अगर आप करंट अफेयर मैगजीन प्रॉपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर प्रॉपर पढ़ रहे हैं और प्रॉपर बेसिक नॉलेज है आपके पास, तो वो हो जाएंगी। एनवायरमेंट में एवरीबडी नो अबाउट बायोडाइवर्सिटी, एयर पोल्यूशन एंड समथिंग लाइक दैट। सो अगर आप वेल वर्स्ड हैं विद द करंट अफेयर मैगजीन्स, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द न्यूज़पेपर, यूएनएफसीसीसी का कन्वेंशन हुआ है, उसमें क्या क्या चीज़ें निकल के आई हैं, ये सबको न्यूज़ से ही पता चलेगा, ये कहीं आपको बुक में नहीं मिलने वाला है। तो साइंस टेक और एनवायरमेंट के लिए करंट अफेयर्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है। जोग्राफी के लिए तो क्लास 9 to 12 की एनसीईआरटी, मैंने उसके अलावा जोग्राफी के लिए जीसी लियोंग और ये सब नहीं यूज़ किया था। अगर आप चाहें तो जीसी लियोंग इज़ ऑल्सो बुक जो यूज़ कर सकते हैं, बट क्लास 9 to 12 की एनसीईआरटी जो है वो जोग्राफी के लिए अर्थ का बाइबल, तो यू हैव टू गो थ्रू इट। व्हाट डिड आई मिस एनीथिंग? ओके, हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, एंड देन आर एस शर्मा फॉर आपका दूसरा हिस्ट्री, एंशंट वन। मिडिवल हिस्ट्री के बहुत वीडियोस ऑनलाइन मिल जाते हैं यूट्यूब पे, वहाँ पढ़ लीजिए, बिकॉज मिडिवल हिस्ट्री का उतना है नहीं, उतना आती नहीं है। असी वॉट इन दिस एग्जाम वॉट यू हैव टू डू इज़ कि आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है कि मैंने कितना टाइम लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ, वो टाइम मुझे ईल्ड कर पा रहा है उतना रिजल्ट की नहीं ईल्ड कर पा रहा है। मैंने हिस्ट्री से शुरू की है, मैंने पूरी हिस्ट्री पढ़ डाली है, पूरा समय हिस्ट्री पे लगा डाला है, हिस्ट्री के क्वेश्चन ही 4-5 आते हैं। मेंस में 2-3 वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने खूब सारी पढ़ ली, मेंस में एक क्वेश्चन आता है तो नहीं आता है वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन, डजेंट मैटर। तो प्लीज़ आप उस चीज़ों को पढ़िए, इकोनॉमी, जोग्राफी, पॉलिटी, एसे, एथिक्स, ऑप्शनल, उन चीज़ों पे फोकस कीजिए जिसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ज़्यादा है, जिसके थ्रू आप सेलेक्ट हो सकते हैं। एंड डोंट बी बॉदर्ड कि बहुत पढ़ना है, ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, बिकॉज पीएचडी नहीं करना है। द होल मोटिव बिहाइंड दिस प्रिपरेशन इज टू बी इन टू द होली पीडीएफ, इन टू द लिस्ट ऑफ द यूपीएससी, उस हिसाब से पढ़ना है। सी सैट में जस्ट 66.7 नंबर लेके आना है, उतना ही पढ़ना है। तो सी सैट पर पीएचडी नहीं करने, कितने क्वेश्चन सी सैट में करना है द क्वेश्चन, तो ज़्यादा नहीं, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, डिपेंड्स अपॉन यू। पहले से बना के मत जाइए कि सी सैट में इतना क्वेश्चन करूँगी, बिकॉज यू डोंट नो कि सी सैट में कितने क्वेश्चन उस वक्त लग पा रहे हैं, राइट। तो उस वक्त आप देखिए कितने क्वेश्चन मैं कर रही हूँ, कितना सही हो सकता है, तो उस हिसाब से सी सैट कीजिए। पीपल आस्किंग कि ऑनलाइन प्रिपेयर कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं ऑनलाइन प्रिपरेशन। आप ऑनलाइन आजकल बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो आप प्रॉपर ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हैं, देयर इज नो अ प्रॉब्लम इन टू इट। ओके,
सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई हैव ऑलरेडी एड्रेस्ड. अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ देख लीजिए. सी देर इज़ वन क्वेश्चन कि इज़ देयर इनफ टाइम आफ्टर प्रीलिम्स टू कंसोलिडेट ऑप्शनल. प्रीलिम्स के बाद आपको 2 ढाई 3 महीने मैक्स मिलेंगे मेंस में, है ना. उस वक्त समय इतना रहता नहीं है कि आप ऑप्शनल पढ़ें, जीएस भी पढ़ें, एसए भी पढ़ें, टेस्ट सीरीज भी देना है आपको, टेस्ट भी देने हैं. क्योंकि सी मेंस में ना द मोस्ट टफेस्ट पार्ट इज टू राइट 20 आंसर्स इन दोज 3 आवर्स. वो लिखना ही बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. आई हैव सीन पीपल जिसके ख़त्म ही नहीं होते हैं. इस बार एथिक्स का पेपर दे के आने के बाद 2-3 बच्चे सेंटर पे मुझे मिले जिनका पेपर कंप्लीट ही नहीं हो पाया था. एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट योर पेपर देन फॉरगेट अबाउट योर सिलेक्शन. 20 आंसर्स तो आपने लिखने ही लिखने हैं मेंस में. तो इस वजह से आपके पास समय नहीं है. आपके पास प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो समय है वो समय है कि आप बार बार आंसर्स लिखें, टेस्ट लगाएं, टेस्ट जाके दे के आएँ, ताकि आप 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखना सीखें. तो उस वक्त अगर आप चाहें कि ऑप्शनल पढ़ लें, जीएस पढ़ लें, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. इट कैन बी डन, ऑफ कोर्स नथिंग इज इम्पॉसिबल, इट कैन बी डन. लेकिन फिर ना वो उतना प्रॉपर हो नहीं पाएगा. तो आप पहले से ही अपना ऑप्शनल देखे रहें, जीएस देखे रहें. उस समय आपको उसे वैल्यू ऐड करना है, रिवाइज करना है. उस समय आपने सिर्फ रिवाइज करना है. उस समय चीज़ों को वैल्यू ऐड करना है कि हाँ क्या अलग कर सकते हैं, क्या यूनिक कर सकते हैं, और टेस्ट देने हैं. क्योंकि आप जब टेस्ट देंगे तभी आप 20 क्वेश्चंस 3 घंटे में लिख पाएंगे, जो कि लाइक आपको कंटिन्यूसली पेपर देना है. GS 1 2 देन 3 देन 4, 3 घंटा 3 घंटा 6 घंटा एवरी डे. तो उसके लिए ना प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट. सो प्रैक्टिस, दिस होल एग्जाम इज अबाउट प्रैक्टिस, वेदर इट्स प्रीलिम्स or it's mains, this is about practice. Okay, so I think I have addressed all the answers, all your questions. See, there is a question ki can I prepare UPSC after class 12? See, first to do your graduation. Okay, मैंने पहले अपने ग्रेजुएशंस कर लिए तब मैं यूपीएससी में आई, तो इतना बॉदर नहीं होना है. आप प्लीज़ ग्रेजुएशन कर लीजिए, उसके बाद आप यूपीएससी प्रिपेयर कीजिए. और सेल्फ स्टडी और टेस्ट सीरीज इनफ है, और कोचिंग मैंडेटरी नहीं है, ऐसा नहीं है. कोचिंग मैंडेटरी नहीं है, सेल्फ स्टडी से भी बहुत लोग होते हैं, तो सेल्फ स्टडी इनफ है. हाँ, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस, अगेन इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस. ओके, सो लास्ट में मैं वाइंड अप करूँगी ये बोल के कि सी दिस इज़ द वेरी क्रूशल स्टेज. ओके, माई मीडियम इज इंग्लिश. सी दिस इज़ द वेरी क्रूशल स्टेज जहाँ आप अपना यूथ एक तरीके से दे रहे हो इस प्रिपरेशन के लिए. तो प्लीज़ बी ट्रू टू योर सेल्फ. बींग ट्रू टू योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो अपने आप से आप ट्रू रहिए, आप सिंसियर रहिए, आप खुद से देखिए कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है. ऑल दो सोशल मीडिया आप बाद में यूज़ कर सकते हैं, तो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एवरीथिंग. यूट्यूब जितना कम से कम हो सकता है यूज़ कीजिए. सिर्फ उन चीज़ के लिए यूज़ कीजिए जो आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आपका डिजिटल वेलबींग कम रहे. प्लीज़ मेक श्योर. एंड ऑल्सो बी कंसिस्टेंट. डोंट बी बॉदर्ड अबाउट कि ये कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, ये करना है, वो करना है, ही इज और शी इज डूइंग समथिंग. बी ट्रू टू योर सेल्फ. डू थिंग्स विच यू थिंक इज बेस्ड ऑन योर एबिलिटीज. जो आपके लिए सही है आप वही चीज़ें करिए. प्रैक्टिस कीजिए. दिस होल एग्जाम इज अबाउट प्रैक्टिस. तो प्रैक्टिस कीजिए. प्रीलिम्स हो तो टेस्ट सीरीज के लिए प्रैक्टिस करना है, मेंस से प्रैक्टिस करना है. प्रैक्टिस, बी सिंसियर टू योर सेल्फ, टाइम टेबल फॉलो करना है प्रॉपर, एंड स्टडी. प्लीज स्टडी, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट स्टडिंग. इट्स नॉट कि नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे हो जाएगा. सो प्लीज डोंट मेक फूल ऑफ योर सेल्फ. आपके फैमिली, आपके पेरेंट्स, सब लोग इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो प्लीज इन्वेस्ट रहने दें, इसको वेस्ट ना करें. ओके, सो आई वुड लाइक टू एंड नाउ. टेस्ट सीरीज, see there's one last question I'm addressing कि टेस्ट सीरीज, एनी टेस्ट सीरीज डजेंट मैटर, आप कोई टेस्ट सीरीज लगा लें, लेकिन हाँ PYQs को मिस नहीं होना है. सो एट द एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स. आप लोग प्रीलिम्स दें. वन मोर थिंग टू ऐड ऑन कि प्रीलिम्स देना है कि नहीं, ये क्वेश्चन एक रहता है. सॉरी, आई विल लाइक टू ऐड 24 मई को इस बार प्रीलिम्स है. सो 23 मई को डिसाइड करिए कि आपको देना है कि नहीं देना है. टिल 23 मई प्रिपेयर, डू द थिंग्स, डू द टाइम टेबल प्रॉपरली. 23 मई तक सब कुछ वैसे करना है. 23 मई को प्रॉपर डिसाइड करना है कि मैं कल प्रीलिम्स दूंगी कि दूंगा नहीं दूंगा, कॉन्फिडेंट हूँ, प्रिपेयर हूँ कि नहीं हूँ. आप पहले डिसाइड कर लोगे तो आप पढ़ोगे ही नहीं. तो आप 23 मई तक चीज़ें कीजिए एंड देन यू डिसाइड. ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, गिव योर बेस्ट. थैंक यू.